गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कि जो एक इफ़ेक्टिव जो शिक्षण है और जो अधिगम है उसके क्या क्या सिद्धांत है। तो इसके 12 प्रिंसिपल्स है, 12 सिद्धांत हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं उनको। तो फर्स्ट वन इज़ टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज़ एसेंशियल टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टीचिंग टास्क। जो शिक्षक का ज्ञान है विषय वस्तु पर वो बहुत ज़रूरी होता है। जो भी इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी शैक्षिक जो कार्य होते हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है टीचर की जो नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक पहला सिद्धांत है। टीचर्स who know their subject matter thoroughly can be more effective and efficient at organizing the subject matter, connecting the subject matter with the students' previous knowledge, finding useful analogies and examples, presenting current thinking on the subject, and establishing appropriate emphasis। तो जो टीचर की जो सब्जेक्ट नॉलेज होती है मीन्स जो टीचर जो सब्जेक्ट के बारे में जो विषय वस्तु के बारे में जानता है वो थॉरोली और मोर इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज करता है सब्जेक्ट मैटर को। ठीक है। और जो सब्जेक्ट मैटर है जो सब्जेक्ट है उसको कनेक्ट करता है स्टूडेंट की पूर्व ज्ञान से, स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान से उसको कनेक्ट करता है, उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करता है और यूज़फुल एनालॉगीज़ और एग्जांपल को फाइंड आउट करता है उससे, या उसको आप बोल सकते हो कि उसी के तौर पर वो नए नए उदाहरण और नए नए जो भी आप बोल सकते हो कि गैसेस आप बोल सकते हो या जो भी रिलेटेड उससे चीज़ें होती है वो उसको प्रोवाइड करवाता है। और प्रेजेंटिंग करंट थिंकिंग ऑन द सब्जेक्ट, और जो भी करंट जो थिंकिंग होती है मीन्स जो आप बोल सकते हो कि जो प्रेजेंट जो थिंकिंग है वो जो मतलब लेटेस्ट जो आप बोल सकते हो कि जो नॉलेज है सब्जेक्ट की वो उसको प्रेजेंट करता है और एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट एम्फेसिस, और एक आप बोल सकते हो कि प्रॉपर एम्फेसिस प्रोवाइड करवाता है वो। तो जो टीचर जिसको सब्जेक्ट नॉलेज होगी अच्छे से होगी वो जो भी बच्चों की जो नॉलेज है उसको जो बच्चों को सब्जेक्ट और जो बच्चों की नॉलेज है उनको आपस में इंटर रिलेट करवाएगा। तो एक सिद्धांत है। दूसरा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर एनहांसेस लर्निंग। जो अधिगम करता है उसकी आप बोल सकते हो कि जो सक्रिय भागीदारी है वो लर्निंग को बढ़ाती है, अधिगम को बढ़ाती है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर एनहांसेस लर्निंग। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर लर्नर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा लर्निंग टास्क में तो जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली क्या है इम्प्रूव होगी। तो लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच रिक्वायर दैट द लर्नर वर्क विद एंड अप्लाई न्यू मटेरियल टू पास नॉलेज एंड टू एवरीडे लाइफ। तो जो लर्निंग जैसे पता है कि एक एक्टिव प्रोसेस है और जो क्या जिसमें क्या चाहिए होता है कि जो लर्नर है जो अधिगम करता है वो क्या है लर्नर्स वर्क विथ एंड अप्लाई न्यू मटेरियल। जो अधिगम करता है वो नई नई चीज़ों को अपनी पास्ट की नॉलेज के साथ अप्लाई करे। और सम ऑफ द मेथड्स दैट इनक्रेज एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम आर। तो कुछ जो मेथड्स हैं जो लर्निंग को जो एक्टिव लर्निंग को आप बोल सकते हो कि इनक्रेज करते हैं वो कौन कौन से? डिस्कशन। तो डिस्कशन से क्या है कि जो भी नॉलेज बच्चों को होगी, प्रीवियस नॉलेज होगी, पास्ट में जो उसको नॉलेज होगी सारी उभर कर सामने आएगी। मेथड्स दैट इनक्रेज, तो डिस्कशन, प्रैक्टिस सेशन हो गया, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज होगी, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलती है। टीम प्रोजेक्ट होगी, ऐसा कोई काम दे दिया जो टीम में होगा। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने बोला कि इसके बारे में खोज करो कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इन द वर्ड्स ऑफ विलियम जेम्स, तो ये विलियम जेम्स ने कुछ दिए हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि कुछ ऑफ जो मेथड्स हैं जो एनहांस करते हैं लर्निंग को वो है डिस्कशन, प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज, टीम प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। फिर आता है टीचिंग विदाउट एन, इसी में है टीचिंग विदाउट एन accompanying experience is like filling a lamp with water. Something has been poured in it, but result is not illuminating. तो विद बिना एक्सपीरियंस के टीचिंग ऐसी है जैसे आप बोल सकते हो कि एक लैंप में पानी भर दिया तेल की जगह पे,
कुछ उसमें डाल दिया, समथिंग poured on it, बट रिजल्ट इज़ नॉट इल्यूमिनेटिंग। मतलब कि अगर आप लैंप में तेल की जगह पानी भरोगे तो लैंप नहीं जलेगा। तो इसका मतलब वही है कि अगर एक्सपीरियंस के साथ टीचिंग नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल नहीं होंगे। थर्ड आता है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। जो टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में आप बोल सकते हो कि जो इंटरेक्शन है वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है स्टूडेंट की मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट के लिए। स्टूडेंट को वो अभिप्रेरित करता है और उसको इन्वॉल्व करता है लर्निंग में। इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी, फैकल्टी मीन्स टीचर, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल इंटरेक्शन। और ये आप बोल सकते हो कि जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो, और जो इनफॉर्मल जो इंटरेक्शन होती है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन स्टूडेंट मोटिवेशन और लर्निंग, स्टूडेंट की मोटिवेशन में। क्योंकि स्टूडेंट मोटिवेट तभी होगा जब जो टीचर है और जो स्टूडेंट है आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड द मोटिवेशन। So there must be the coordination or interaction among teacher and student. Fourth one है students benefit from taking responsibility for their learning. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो बेनिफिट लेते हैं लर्निंग का। आप इसमें बोल सकते हो तो स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड व्हेन दे टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब वो अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ द बिलीफ विच हैज़ बीन स्टिमुलेटेड एक्टिव इंटरेस्ट इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, विच हैज़ स्टिमुलेटेड एक्टिव इंटरेस्ट इन सेल्फ लर्निंग। तो ये एक ऐसा बिलीफ है जो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए। देयर आर मैनी रोड्स टू लर्निंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज देयर आर मैनी रोड्स टू लर्निंग। कि आप बोल सकते हो कि जो अधिगम के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। स्टूडेंट्स लर्न इन डिफरेंट वेज एंड वेरी इन देयर एबिलिटीज़ टू फॉर्म। तो अलग जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग तरीके से सीखता है और वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी and performing the different task, understanding that each student has unique strength। क्योंकि अब स्टूडेंट्स की सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो एंड वीकनेसेस रिलेटेड टू देयर वे इन विच दे अप्रोच लर्निंग। तो इससे मतलब क्या है कि तो ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग क्या है एक ही तरीके से हो, लर्निंग अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। इट में भी बाय ग्रुप टास्क कैसे भी हो सकती है वो। तो जिस भी हिसाब से स्टूडेंट की जो एबिलिटी होती है, जो आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटीज़ होती है, पोटेंशियल होती है, उसी हिसाब से लर्निंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एक्सेप्ट मोर एंड यू विल अचीव मोर। एक्सपेक्ट मोर एंड यू विल अचीव मोर। कि ज़्यादा से ज़्यादा की आशा करो और आप ज़्यादा ही पाओगे। तो सिंपली स्टेटेड, इफ़ एन एजुकेटर कन्वेज टू स्टूडेंट दैट ही और शी बिलीव्स इन देयर एबिलिटी टू सक्सीड लर्निंग इज़ एनहांस। तो ये जैसे कि साधारण शब्दों में आप बोल सकते हो कि अगर क्या है जो शिक्षक हैं, जो एजुकेटर हैं, वो बच्चों को कन्वे करे कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी में विश्वास रखो कि जितनी तुम्हारी एबिलिटी है तुम कुछ ना कुछ उसमें से कर सकते हो। तो जो लर्निंग है वो हमेशा जो लर्निंग बढ़ेगी और सक्सेसफुल होगी। अधिगम जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल इज़ लर्निंग इज़ एनहांस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन। तो जो अधिगम है वो साझेदारी के वातावरण में बढ़ता है। मीन्स साझेदारी जब होगी, कोऑपरेशन होगा, बीच में मतलब टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं तो ही लर्निंग हो सकती है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे कोऑपरेट नहीं कर रहे तो लर्निंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स लर्निंग करने के लिए तैयार है लेकिन टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है तब भी लर्निंग नहीं होगी। तो लर्निंग इज़ एनहांस्ड व्हेन इट इज़ परसीव्ड एज अ कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन स्टूडेंट के बीच में भी होगा एंड अमंग स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो। तो लर्निंग एनहांस तभी होगी जब दोनों तरफ से क्या होगी, बराबर साझेदारी होगी। नेक्स्ट इज मटेरियल मस्ट बी मीनिंगफुल। और जो आप बोल सकते हो कि जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सामग्री दी जा रही है वो मीनिंगफुल
आप बोल सकते हो कि अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो इफ़ न्यू मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड in a pattern or framework that the learner can perceive, it is more readily learned and retained। तो अगर जो नया मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है एक पैटर्न और फ्रेमवर्क में कि जो लर्नर इजीली ग्रहण कर सके, इट इज़ मोर रेडली, तो ये जल्दी से लर्न हो जाता है और रिटेन रहता है काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी देर तक याद रहता है। न्यू मटेरियल विल बी मोर इजीली लर्न इफ़ लर्नर इज़ हेल्प टू सी इट्स रिलेशनशिप। तो जो नया मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है वो इजीली लर्न होता है, मतलब इजीली याद हो जाता है अगर जो लर्नर है वो ये देखने में सहायक हो कि उसका रिलेशनशिप जो उसको खुद पहले पता है उसके साथ है या नहीं है। 9th इज़ बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर एनहांस्ड बाय डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। जो टीचिंग और शिक्षण और जो अधिगम है वो एनहांस होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब अगर आप टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहें तो टीचिंग भी इम्प्रूव्ड होगी और लर्निंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी। विदाउट फीडबैक नीदर लर्निंग और नॉर टीचर कैन इम्प्रूव बिकॉज दे विल नो वट दे नीड टू नो, they will not know what they need to know or to what extent they are fulfilling their goal। कि बिना फीडबैक के क्या होगा, ना ही लर्नर और ना ही टीचर इम्प्रूव कर सकता है, बिकॉज क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या है, कितना उन्होंने सीख लिया, अगर फीडबैक नहीं मिल रही है कितना उन्होंने अचीव कर लिया है, उनके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए हैं या नहीं है। तो एक प्रॉपर फीडबैक टाइम टू टाइम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल फीडबैक इज़ ओनली यूज्ड इफ़ द लर्नर हैज़ अल्टरनेटिव टू परस्यू। तो क्रिटिकल जो फीडबैक होती है वो तभी यूज़फुल होती है कि जो लर्नर है वो लर्नर के पास अल्टरनेटिव हो परस्यू करने के लिए। देयर इज़ नो यूज़ गिविंग टीचर और स्टूडेंट फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस अनलेस दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो जब तक एक टीचर अपनी बोल सकते हो कि जैसे कोई फीडबैक मिलता है और हम बोलोगे टीचिंग मेथड को और इम्प्रूव करना है, तो वो तब तक नहीं उस फीडबैक का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो टीचिंग मेथड इम्प्रूव ना हो जाए और उसके बारे में वो कोई जो टीचर है उसके बारे में कुछ ना करे। तो इट इज़ अनलेस दे हैव सम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और बिहेवियर। तो मीन्स वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ना हो। मान लो हमें लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो अगर हमारे पास दूसरा मेथड नहीं होगा तब तक हमारे को जो फीडबैक मिल रहा है कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, तो उस फीडबैक का कोई फ़ायदा नहीं है। 11th इज़ टाइम प्लस एनर्जी इक्वल लर्निंग। जो टाइम और एनर्जी है वो दोनों लर्निंग को इक्वली अफेक्ट करते हैं। लेक्चर और सेमिनार दैट आर कैंसल्ड विल नॉट हेल्प द लर्नर। जो ऐसे लेक्चर और जो सेमिनार जो कैंसिल हो जाते हैं वो लर्निंग को हेल्पफुल नहीं करते। कन्वर्सली टीचर्स हु अराइव देयर लेक्चर और स्मॉल ग्रुप सेटिंग a little before the scheduled time and stay around a few minutes afterward provide opportunity for valuable interaction between student and teacher। तो ऐसे टीचर्स जो किसी भी सेमिनार और किसी भी वर्कशॉप में टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और टाइम के बाद भी वो थोड़ा रुकते हैं, जो भी फिक्स्ड टाइम होता है, मतलब टाइम जो ख़त्म होने का होता है उसके बाद भी अगर रुकते हैं, तो ऐसे टीचर क्या है, एक इफ़ेक्टिव लर्निंग को एनहांस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है उनसे कुछ ना कुछ सीखने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंस यूजुअली इम्प्रूव टीचिंग। और एक्सपीरियंस क्या है, टीचिंग को इम्प्रूव करता है। अभ्यास अधिगम को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। एक्सपीरियंस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग टीचर इफेक्टिवनेस फॉर सम टीचर्स। तो एक्सपीरियंस क्या है, एसोसिएटेड होता है, मतलब जुड़ा होता है टीचर्स इफेक्टिवनेस फॉर टीचिंग। some teachers probably for those teacher who obtain feedback about their। तो शायद उन ऐसे टीचरों के लिए जो एक टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं फॉर देयर टीचिंग वर्क एंड हु आर फ्लेक्सिबल इनफ टू मॉडिफाई देयर मेथड्स। और ऐसे टीचर जो अपनी टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करने में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।